हेलो छात्रों, करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 में हमने पढ़ा था क्वांट ऑफ पूर्णांक के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 में आयरन की मात्रा तथा क्वांट ऑफ पूर्णांक में संबंध, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर कोई पदार्थ है ए, है ना, और ये वियोजित होकर के यानी कि टूट करके ये किस में टूट रहा है, एन में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में ए के कितने मोल है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में ए के कितने मोल है, एक, है ना। और प्रारंभ में एनबी के मोल कितने होंगे, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी वियोजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो बी के कितने मोल होंगे, 0। ओके, अब मैं कहूँ अगर आगे देखिएगा आयनन के पश्चात मोल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आयनन के पश्चात मोल। तो हम मान के चलते हैं एक में से अल्फा मोल वियोजित हो जाते हैं, एक में से कितने मोल वियोजित हो जाते हैं, अल्फा मोल। तो बी के कितने मोल बन जाएंगे, एन अल्फा, बी के कितने मोल बन जाएंगे, एन अल्फा। देखिएगा यहाँ पर प्रेक्षित मोलों की संख्या, यदि मैं कहूँ प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है ना, प्रेक्षण करके देखा हमने तो मोलों की संख्या क्या आई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एन अल्फा, 1 प्लस एन अल्फा माइनस एल, 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, है ना। तो 1 प्लस यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो अल्फा कॉमन है तो ये आ जाएगा एन माइनस 1। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, है ना। ये प्रेक्षित मोलों की संख्या आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है, 1, सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो यहाँ पर सैद्धांतिक मोलों की संख्या है 1। तो वहां ताप गुणांक क्या होता था, आई बराबर आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटा आयनन से पूर्व, आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। आई बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। और आयनन के पश्चात मोलों की संख्या यानी कि आयनन के पूर्व, सॉरी, तो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपॉन आयनन से पूर्व मोलों की संख्या कितनी है, 1। ओके, तो आई को यदि मैं 1 से गुणा करूंगा तो आई आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, है ना। इधर लिख देता हूं मैं शेष। ओके, तो ध्यान दीजिएगा एक को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास आई माइनस 1 बराबर, आई माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा एन माइनस 1। तो अल्फा बराबर आ जाएगा मेरे पास आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये मेरे पास आयरन की मात्रा का क्या आ गया फॉर्मूला। आयरन अल्फा यहाँ पर क्या, आयरन की मात्रा, और आई यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर हो गया आयरन की मात्रा। ओके, अच्छा अल्फा यहाँ पर है वाट ऑफ गुणांक, वाट हाफ गुणांक, और एन यहाँ पर है वियोजित या फिर आयनित मोलों की संख्या, वियोजित या फिर आयनित मोलों की संख्या। ओके, अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से उसको मिटा देता हूं मैं। न्यूमेरिकल देखिए K4 FeCN का होल 6 का 0.1 मोलर
बिलियन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है, 46% आयनित होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है, R बराबर 0.08281 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अच्छा ज्ञात क्या करना है हमें? पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ज्ञात करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? पाई बराबर ICRT, है ना। लेकिन हमें I की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? I बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया था 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1। ये फॉर्मूला हमने देखा था, है ना, जब हमने आयरन की मात्रा और वाट-टाप गुणांक के बीच में संबंध पढ़ा था, तब जाके ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा जो विलियन की जो मोलरता है वो कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर, है ना। विलियन की मोलरता दे रखी है 0. मैं कहूँ सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर, है ना, 0.1 मोलर। अच्छा, और क्या दे रखा है? आयरन की मात्रा, यानी कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है 46%, और 46% को हम लिख सकते हैं अल्फा बटा 100। ओके, और क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में चेंज करेंगे तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 273। तो ये कितना निकल के आएगा? 300 केल्विन। ओके, और हमें क्या दे रखा है? आर की वैल्यू दे रखी है, और क्या कैलकुलेट करने को पूछ रहा है? पाई, पाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो पाई निकालने से पहले हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आई की। तो आई बराबर देखो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46/100। एन की वैल्यू कितनी है? एन क्या है? एन वियोजित मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा K4FeCN का होल 6, CN का होल 6। जब हम इसको पानी में डालेंगे या फिर किसी विलायक में डालेंगे तो ये किसमें टूटेगा? ध्यान दीजिएगा 4K प्लस FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, और ऊपर आ जाएगा 4 नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो तो n की वैल्यू देखो, यहाँ पर हमने तो लेके कितने मोल लिए थे? 1 मोल। लेकिन बिलियन में हमें कितने मोल मिले? बिलियन में हमें कितने मोल मिले? 4 तो K प्लस के मिलेंगे, 1 मोल किसका मिलेगा? FeCN का होल 6, 4 नेगेटिव, यानी कि टोटल कितने मोल मिलेंगे? 5 मोल। 1 मोल K4 FeCN का होल 6, जब इसका वियोजन होगा तो ये कितने मोल में टूटेगा? 5 मोल में टूटेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ K4 FeCN का होल 6 के लिए n बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 1। ओके, तो i बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस 46/100। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। अब 4 को काट दो, इसको काट देते हैं 4 के पारे से, तो 4 एकम 4 और 100 कट जाएगा 25 बार। ओके, तो i बराबर एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 25। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 25/46। ओके, 25/46। तो 46 और 6 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 11, है ना। 11 का 1 में हासिल लगी 1। ओके, और 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 71/25।
तो ये आ जाएगा अपना 2.84, कितना आ जाएगा 2.84। क्लियर है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना, ये आप उतार लेना। अब ध्यान दीजिएगा, आई की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो परासम दाब निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, आई सी आर टी। सी यहाँ पर क्या सांद्रता, ओके, तो पाई बराबर आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी आई 2.84 और सांद्रता कितनी रखी है, देखो 0.1 मोलर, सांद्रता कितनी रखी है 0.1 मोलर और आर की वैल्यू कितनी रखी है 0.0821, है ना, इनटू टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, कितना रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू जब केल्विन में है तो टेंपरेचर की वैल्यू हम किस में लेंगे, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 300, है ना। तो कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा जो अगला हमारा टॉपिक है वो है संघनन की मात्रा। संघनन की मात्रा, और संघनन की मात्रा को भी हम बोलते हैं अल्फा। वियोजन की मात्रा को भी अल्फा और संघनन की मात्रा को भी क्या बोलते हैं, अल्फा। तो संघनन की मात्रा तथा बांड टाप गुणांक, बांड टाप गुणांक को बोलते हैं अल्फा में संबंध। देखो बांड टाप गुणांक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे समझाया था, जैसे ये आपका एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। जब एसिटिक अम्ल जो बेंजीन में, एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल बेंजीन में जुड़ करके क्या द्विबलक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, द्विबलक CH3COOH का होल ट्वाइस, है ना। तो एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल बेंजीन में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, द्विबलक बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3C डबल COH, इधर C डबल बॉन्ड O। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में फंस गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में फंस गया, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो देखो वैसे तो जो एसिटिक अम्ल का जो अनुभाग होता है वो क्या होता है 60, लेकिन जब हम इसको बेंजीन में घोलते हैं तो प्रैक्टिकली इसका अनुभाग कितना निकल के आता है 120, क्योंकि एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक हो गए हैं, है ना। एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक अणु का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं मेरे पास A के कितने मोल है N और A के कितने मोल है N, और ये आपस में संगुणित होकर के क्या AN बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं AN। तो मैं लिख देता हूँ प्रारंभ में मोल। तो प्रारंभ में Na के कितने मोल है 1 मोल, है ना, और An के कितने मोल होंगे 0, क्योंकि T बराबर 0 है तो अभी संगुणन होगा ही नहीं, है ना। प्रारंभ में Na के कितने मोल है 1, है ना, तो An के कितने मोल होंगे 0, क्योंकि अभी संगुणन नहीं हुआ है, टाइम T बराबर 0 है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ संगुणन के पश्चात मोल, संगुणन के पश्चात मोल। तो देखो एसिटिक अम्ल के केस में क्या हो रहा था कि दो एसिटिक अम्ल के दो अणु मिलकर के क्या बना रहे थे, एक अणु, क्या बना रहे थे, एसिटिक अम्ल के दो अणु मिलकर के एक अणु का फॉर्मेशन कर रहे थे, किसमें, बेंजीन विलायक में, है ना। कौन से विलायक में, बेंजीन विलायक में। यानी कि दो का क्या बन रहा था एक, है ना, दो मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, एक मॉलिक्यूल, यानी कि आधा हो रहा था। तो मैं यहाँ पर
एक में से मान लीजिएगा एक में से अल्फा मोल संगुणित हो जाते हैं, एक में से कितने मोल संगुणित हो जाते हैं अल्फा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फा बटा एन, कितना आ जाएगा अल्फा बटा एन। जैसे देखो दो के कितने बन रहे थे एक, वैसे अल्फा के कितने बन जाएंगे, अल्फा के कितने बन जाएंगे अल्फा बाई एन, है ना। अल्फा के कितने बन जाएंगे अल्फा बाई एन। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रेक्षित मोलों की संख्या, है ना। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। ओके, अच्छा सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, सैद्धांतिक मोलों की संख्या, सैद्धांतिक मोलों की संख्या हो जाएगी 1। ओके, प्रारंभ में कितने मोल लिए थे हमने 1, और प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ओके, अब आई बराबर हमारे पास क्या होता था, संगुणन के पश्चात, वहां पर पढ़ा था मैं आई नहीं, यहाँ पर पढ़ेंगे संगुणन। तो संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या आई बराबर होता था हमारे पास संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या। अच्छा बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, है ना, संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, और संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या कितनी है, संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या 1। तो आई बराबर मेरे पास क्या गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन अपॉन 1। अब मैं इसको साइड में कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा आई बराबर मेरे पास क्या आ गया, आई बराबर आ गया मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। ओके, यहाँ पर लगा देता हूँ 1। तो लघुत्तम हम क्या ले लेते हैं एन, है ना, लघुत्तम क्या ले लेते हैं एन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ओके, तो आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर आ गया एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। तो जब एन, देखो एन को आई से गुणा करूंगा तो आई एन बराबर आ जाएगा मेरे पास एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। ओके, तो आई एन ये आ जाएगा मेरे पास आई एन माइनस एन, एन को मैं ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, है ना, और इधर आ जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस एन अल्फा, आ जाएगा अल्फा माइनस एन अल्फा। तो यहाँ पर मैं एन को कॉमन ले लेता हूँ, किसको कॉमन ले लेता हूँ एन को। तो यदि मैं एन को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आई माइनस 1 बराबर, यहाँ पर किसको कॉमन ले लेता हूँ अल्फा को, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एन, क्या आ जाएगा 1 माइनस एन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एन आई माइनस 1, अल्फा बराबर हो जाएगा एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। तो देखो फाइनली हमारे पास संगुणन की मात्रा का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, संगुणन की जो मात्रा है, सॉरी बांड का गुणांक अल्फा बांड का गुणांक, और आई यहाँ पर क्या संगुणन की मात्रा, तो ये हमारे पास आ गया बांड का गुणांक और संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। ओके, तो इससे संबंधित एक सवाल भी हम साथ के साथ कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लास्ट सवाल है, उसको भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। तो देखिएगा सवाल कुछ इस प्रकार से है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला है।
20 ग्राम बेंजीन में घुलाए। इस विलयन का हिमांक अपनमन इस विलयन का हिमांक अपनमन कितना दे रखा है? 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की संघनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? संघनन की मात्रा, यानी कि अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले आई चाहिए। क्या चाहिए? आई। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल। ओके, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? अल्फा बराबर एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई। तो आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, यानी कि बॉन्ड पूर्णांक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले होते थे। तो इसने क्या दे रखा है? हिमांक अवनमन दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है? हिमांक अवनमन। अच्छा, आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था? एक तो होता था सैद्धांतिक अनुभार, है ना, सैद्धांतिक अनुभार बटा प्रेक्षित अनुभार। तो देखो, सैद्धांतिक अनुभार बटा प्रेक्षित अनुभार किसका? विलेय का। विलेय क्या है यहाँ पर? बेंजोइक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक अम्ल का अनुभार कैसे निकालेंगे? कौन सा अनुभार? सैद्धांतिक अनुभार निकाल सकते हैं हम, है ना, सैद्धांतिक अनुभार। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो, बेंजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे भाई। कार्बन कितने हैं? 12, तो 12 × 6, है ना, 12 × 6 कार्बन। सॉरी, कार्बन कितने? 6। और एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने? 5, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस कार्बन का परमाणु भार होगा 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो 16 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 122 ग्राम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 122 ग्राम। तो ये बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अनुभार तो आ गया। बेंजोइक अम्ल का क्या आ गया? सैद्धांतिक अनुभार। लेकिन प्रेक्षित अनुभार नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? प्रेक्षित अनुभार। तो प्रेक्षित अनुभार निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? आपको हिमांक अवनमन दे रखा है। देखो, हिमांक अवनमन बराबर होता है हमारे पास, हिमांक अवनमन बराबर क्या होता है? KFM। क्या होता है? KFM। तो डेल्टा TF बराबर KF। M की वैल्यू कितनी होती है? M की वैल्यू जानते हो आप? M की वैल्यू होती है WB अपॉन MB। WB अपॉन MB 1000, और यहाँ पे आ जाएगा WE। WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ MB कौन सा? प्रेक्षित। सैद्धांतिक तो है हमारे पास, क्या निकालना है? प्रेक्षित। तो KF इंटू WB इंटू 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इंटू WA। अब ध्यान दीजिएगा, WA की वैल्यू कितनी दे रखी है? विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर, विलेय क्या है? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का द्रव्यमान दे रखा है 0.3 ग्राम। और विलायक क्या है यहाँ पर? बेंजीन। बेंजीन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 20 ग्राम। और हिमांक अवनमन यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.317। 0.317। तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। MB प्रेक्षित बराबर
KF की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा KF की वैल्यू कितनी है। अच्छा KF की वैल्यू यहाँ पर कोष्टक में आपको प्रश्न में दे रखी है ना, KF की वैल्यू जो है आपको कोष्टक में प्रश्न में दे रखी है, कितनी है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है ना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा mb प्रेक्षित बराबर क्या आ जाएगा, KF की वैल्यू दे रखी है 5.1 है ना, हाँ बिल्कुल 5.1 ही है, इनटू WB की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 इनटू 1000 बटा डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.317 इनटू WA की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। ओके कितनी दे रखी है 20 है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास mb प्रेक्षित यानी कि विलेय का प्रेक्षित अनुभार आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी, कैलकुलेट आप करते रहना है ना, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 241 है ना, क्या आ जाएगी 241 है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से है ना, इधर से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला होता था I बराबर मेरे पास क्या फॉर्मूला होता था, इधर लिख रहा हूं मैं, I बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता था सैद्धांतिक अनुभार बटा प्रेक्षित अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार बटा प्रेक्षित अनुभार। तो देखिएगा सैद्धांतिक अनुभार अभी मैंने आपको बताया था कितना निकल के आया था 122, और जो प्रेक्षित अनुभार है ना, जो ये सैद्धांतिक अनुभार किसका है विलेय का, प्रेक्षित अनुभार किसका विलेय का। तो I बराबर मेरे पास आ जाएगा 122 बटा 241 है ना, और ये कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर आ जाएगा आपका 0.506 है ना, 0.506। ओके अब ध्यान दीजिएगा, अब ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा फाइनली। अल्फा बराबर मेरे पास क्या होता है n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेंजोइक अम्ल के दो अणु बेंजीन में द्विबलक बनाते हैं, क्या बनाते हैं द्विबलक है ना, बेंजोइक अम्ल के दो अणु बेंजीन में द्विबलक बनाते हैं। अतः n बराबर कितना आ जाएगा 2 है ना, n का मतलब यहाँ पर संगुणित मोलों की संख्या है ना। तो देखो विलेय के कितने मोल संगुणित हो रहे 2 है ना, बेंजोइक अम्ल के दो अणु बेंजीन में द्विबलक बनाते हैं, तो n बराबर क्या आ गया 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्फा बराबर n की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू कितनी निकल के आई, I की वैल्यू निकल के आई 0.506 माइनस 1। ओके अच्छा यहाँ पर 1 और n की वैल्यू कितनी निकल के आई है, n की वैल्यू निकल के आई है 2 है ना। तो ये आप ये कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, हालांकि इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आता है ना, तो आप बेसिक्स छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी इसको करवाना। ओके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।